प्रोग्राम जुर्म और सजा के साथ मैं हूं आपकी मेजबान पाकीज़ा जाहिद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में पेश करेंगे 3 चौंका देने वाली कहानियां। शेखुपुरा में लालच का ऐसा अंधा खेल जिससे रिश्ते के तकद्दुस को पामाल कर दिया। सरगोधा में मां के एतमाद को तोड़ने वाले सगे बेटे और मुल्तान में एक प्रोफेसर के कत्ल का ऐसा वाक़या जिसमें कातिल का चेहरा सबको हैरान कर गया। चलते हैं पहले वाक़े की तरफ, जहां शेखुपुरा में एक नौजवान को बेदर्दी से कत्ल किया गया। कातिलों ने सिर्फ जान लेने पर इक्तफा नहीं किया बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मकतूल के अकाउंट से 10 लाख रुपए भी चुरा लिए। इस वाक़े की मज़ीद तफसीलात के लिए चलते हैं अहमद फराज की रिपोर्ट में। जी, ये वो गाड़ी है जिसमें मकतूल यासीन को कत्ल करने के बाद उसकी लाश को इस गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया गया और फिर मुल्ज़मान फ़रार हो गए। ये इस गाड़ी की डिग्गी है, हम इसको दिखाते हैं कि ये यहाँ पर इसको बोरी में बंद कर कर इस डिग्गी में डाला गया, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी स्मेल पैदा हुई और पुलिस ने अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस गाड़ी को ट्रेस किया और जब गश्त करते हुए इस गाड़ी के पास पहुँचे, क्योंकि अंदर इसके डेड बॉडी थी, पुलिस को स्मेल आई। स्मेल आने के बाद जब इस गाड़ी को चेक किया तो अंदर डेड बॉडी पड़ी थी। डेड बॉडी से इस गाड़ी के नंबर से फिर पुलिस ने इसको सर्च किया है कि ये गाड़ी किसकी है, जिसके बाद ये इसके मालिकान तक पहुँचे, क्योंकि मुल्ज़मान ने ये गाड़ी रेंट पर हासिल की थी। जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने बताया कि इस गाड़ी को अरीब और उसके दोस्त जो थे वो रेंट पर ले गए थे। यूँ इस गाड़ी से ट्रेस होने के बाद इस कत्ल का पता चला कि इन मुल्ज़मान ने इस नौजवान को कत्ल किया। वाक़े के बाद मकतूल के ख़ानदान पर क्या गुजर रही है और वो इंसाफ के लिए किस तरह दुहाई दे रहा है, आइए मकतूल के अहले खाना से सुनते हैं। शेखपुरा में पैसों के लालच में आकर कत्ल होने वाले नौजवान की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनकी सगी बहन के बेटे ने उनके बेटे को कत्ल किया, तो क्या इनका कोई तनाज़ा चल रहा था पहले? अच्छा, ये बताएं कि आपके बेटे का कोई तनाज़ा चल रहा था उस मकतूल गरीब के साथ? नहीं। तो फिर क्यों कत्ल किया गया उसको? बस पैसे दी लालच विच मारता मेरे पुत नूं। मैनू आप कोई समझ नहीं लगती, मेरा दिमाग बंद होया पिया, मैं डिप्रेशन की मरीज है, मैं उससे दी आप बहुत ही बीमार हो गई है। मैं हुकूमत नूं गिरी, मैनू इंसाफ चाहिए। जिस तरह मेरे बच्चे नूं मारिया मैनू भी इस तरह ही उन्होंने भी मारन, फिर शायद मेरे स्कूल में जाए। पैसे दी लालच तो मेरे को नहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे को कुछ भी। यासीन आपका इकलौता बेटा था? हाँ जी। तो ये अरीब ने जो उसका कज़न था, आपकी बहन का बेटा था, वो पहले कोई तनाज़ा रहा है इनको, कोई पैसे का कोई लेन देन था? मैनू नहीं पता, मैनू नहीं गल किसी का नहीं पता, जिन्हें का पता था दस देता। तो जब उसने बुलाया था उसको फैसलाबाद से, वो अरीब यासीन आपको क्या क्या आया था? मैं भी साथ ही थी, हम उनके घर आए हुए थे। फिर उन्होंने कहा सी अज बाहरों नाश्ता करना है, तो असी बाहरों के चलो कर लो, कितना घर नहीं असी नाश्ता करना, नाश्ता करनगे वापस नहीं आए। अच्छा, फिर आपने उनको फ़ोन किया, किस तरह आपने पहले जो फ़ोन की तफसीलात बता रही थी बताएं जरा दोबारा, कि आपने पहले नेट पे फ़ोन किया? हाँ जी, पहले मैं नेट पे फ़ोन किया, ਉਹਦਾ फ़ोन नेट बंद सी, मैं फिर सिम ते किया, सिम ही उन्होंने कहा तुहाडी पावर ऑफ हुई हुई है। मैं बड़ी परेशान हुई, मैं कहा हुण मैं की करा, किस तरह ਉਹਦਾ पता लगा। मैं बार बार फ़ोन करी गई हैं तो ਉਹਦਾ फ़ोन बंद पिया सी, दिल बड़ा परेशान। इन्ने चिर च भाई आ गया, कहंदा बाहर तुसीं बैठे हो, तो मैं कहा मैं काके नूं फ़ोन करदी पई हाँ, तो फ़ोन नहीं किते हो रहा, दिल बहुत परेशान हो रहा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई राबता नहीं हो रहा। तो बस इन्नी गल का मैनू पता, अगों मैनू पता नहीं उन्होंने किस तरह उन्हें मारिया, किस तरह नहीं मारिया। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहनी हाँ कि मैनू इंसाफ चाहिए। जिस तरह मेरे बच्चे नाल ज्यादती हुई उन्होंने उस तरह ही फांसी ते लटकाया जाए। आप पुलिस तफ्तीश से मुतमईन हैं? हाँ जी, मैं मुतमईन हूँ। मकतूल यासीन के कज़न मोहम्मद नईम भी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे पूछते हैं कि यासीन ने फैसलाबाद जाने से पहले इनको क्या बताया था कि इनको अरीब क्यों बुला रहा है? अच्छा, ये बताएं कि आपको यासीन ने क्या बताया था, अरीब क्यों बुला रहा है आपको शेखपुरा? यासीन की मामा ना, मेरी पप्पो ने मुझे बताया था कि अरीब हमें शेखपुरा बुला रहा है। अरीब की वालदा और अरीब इन्होंने बुलाया था, यानी कि हमारे पास रहें, आके रुकें। तो ये उधर आए, ये पहुँचे, इन्होंने स्टे किया। सुबह को फिर अरीब ने बोला है कि हमने नाश्ता करना बाइट से, या नाश्ते के बहाने अपने दोस्तों के साथ अरीब यासीन को लेके गया। बाद में ये वापस नहीं आया, हमें बात का पता नहीं है। बाद में थाने से कॉल आई है कि ऐसे आपका जो यासीन है उसका कत्ल हो गया चुका है। फिर हमने थाने जाकर जो किया, फिर आगे अगली बार जो अरीब जो था उससे पहले आप मिल चुके, उसकी कोई मुजरमाना सरगर्मियाँ पहले थी? नहीं, ऐसा नहीं था। अरीब से अच्छे यानी कि हम मिलते हैं, क्योंकि हमारा फैमिली है, वो मेरी फूफी का बेटा है, तो ऐसा मसला अरीब में भी नहीं देखा हमने। तो ये उसने जो पैसे लेने थे
यासीन से, या यासीन ने जो देने थे, उसके बारे में क्या पता था आपको? वो यासीन अरीब के साथ अटैच काफ़ी था, यानी कि खालाजाद थे दोनों आपस में, तो अच्छी गुफ्तगू थी दोनों में। तो ऐसा था जो सुनने में आया कि 2 लाख रुपये ना अरीब ने उधार लिया था यासीन से, मरने वाले से 2 लाख रुपये। वो बार बार तकाजा करता था कि भाई मुझे पैसे मेरे वापस दो, तो अरीब उसे बोलता था कि आप इधर आ जाओ शेखपुरा, मैं आपको दे दूँगा। तो इसलिए ये लोग इधर आए हुए थे, साथ मेरे चाचू भी आए थे फैसलाबाद से, पप्पू भी थी, तो यासीन भी था। नाज़रीन, पुलिस ने तेज रफ्तार कार्रवाई करके कातिलों को तो गिरफ्तार कर लिया है। जानते हैं पुलिस ने इस मामले को कैसे हल किया। अहमद फराज की रिपोर्ट में जानेंगे कि पुलिस ने इसमें क्या तफ्तीश की है। ये वो हाउसिंग कॉलोनी है जहाँ से पुलिस को ये गाड़ी मिली थी, और मुल्ज़मान ने मकतूल को कत्ल करने के बाद जो लाश थी वो गाड़ी में बंद करके वो गाड़ी इसी जगह खड़ी की हुई थी। पुलिस इस गाड़ी तक पहुंची थी जहाँ से फिर ये कत्ल की तफ्तीश शुरू हुई थी। SHO है मुकामी यहाँ पर वली पाशा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे और उनको ये कैसे पता चला कि यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है और इसमें लाश है। वली साहब, ये बताएँ कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी थी जिसमें मकतूल यासीन की लाश मिली थी, आपको कैसे पता चला कि ये एक अननोन गाड़ी है और यहाँ पर इस गाड़ी में कोई नौजवान कत्ल हुआ हुआ है? मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि एक लावारस गाड़ी जो ब्लैक कलर की है वो उधर गली के अंदर खड़ी है। तो मैं रूटीन की पेट्रोलिंग में था, तो जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो ज़ाहिर है जो ज़ारी तौर पे फौरी तौर पर रिस्पांस करते हैं, तो मैं उस वक्त चीचों की मलियाँ के पास था। मैं वहाँ से चला, रिस्पांस करते करते मैं यहाँ पे पहुँचा तो देखा कि यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी। जब गाड़ी को मैंने थोड़ा सा डीपली मिन्यूटली उसको देखा, राइट लेफ़्ट से, आगे पीछे से, तो उसके जो फ्रंट वाला नंबर जो वो कवर था, पीछे वाला नंबर जो उसका वो ओपन था। तो गाड़ी के पास से ना हल्की हल्की सी स्मेल, उसकी डिग्गी के पास से हल्की सी स्मेल आ रही थी। यानी गाड़ी के आगे वो ऐसा माहौल नहीं था, लेकिन गाड़ी के पीछे उसका स्मेल आ रही थी। तो मुझे थोड़ा सा डाउट भी हुआ। फिर मैंने ये दाएं बाएं जो घर हैं इनसे पूछा कि गाड़ी आपकी तो नहीं है, आपका कोई मेहमान आया हो, आपका कोई वैसे ही बंदा गाड़ी खड़ी करके चला, लेकिन किसी ने भी ना कोई रिस्पॉन्स, किसी ने कहा हमें नहीं पता इस बात का। तो फिर अगला लायामल यही था कि हम इस गाड़ी को खोलते, इसको चेक करते, इसको देखते। तो जब गाड़ी को खोला, सर्च किया, तो गाड़ी के अंदर से एक पॉलीथीन में लिपटी हुई ना खून आलूद को पड़ी थी। ज़ाहिरी तौर पे यही लग रहा था कि एक डेड बॉडी है। तो उसके बाद वहाँ पे देखा कि डिग्गी के अंदर डेड बॉडी के साथ वहाँ पे पड़े हुए हैं वो क्या ब्लड स्टेन क्लॉथ के पीसेस पड़े हुए हैं, ब्लड पड़ा हुआ है डिग्गी के अंदर। तो मैंने थोड़ा सा बैग जो एक साइड से खुला हुआ था, पॉलीथीन का जो बैग था, तो मैंने देखा कि उसमें से इंसानी अज़ा नज़र आ रहे थे, यानी जिस्म के साथ जो इसकी बॉडी नज़र आ रही थी। तो विद द नोल्ड जो उसकी जो फार्मेलिटीज़ होती हैं, जो नेसेसिटीज़ होती हैं, जो एविडेंस की कलेक्शन के लिए तो ज़रूरी था। मैंने क्या किया कि फ़ौरी तौर पर PFS से टीम को कॉल की, क्राइम सीन वालों को बुलाया, तो सब ने आके अपनी अपनी वो कार्रवाई शुरू कर दी। अच्छा, इसकी शनाख्त किस तरह हुई? पता कैसे चला कि इसका नाम यासीन ही है और ये सुबह से जो है वो लापता था? जी देखिए, अभी जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो तो अभी SMS का नाम मालूम था, इसके बारे में पता ही नहीं था ये कौन है और इसका मर्डर कैसे हुआ, इसके साथ हुआ क्या है। जब PFS की टीम आई है, जब उसने उस पॉलीथीन के बैग को खोला है, तो फिर पता चला कि इसका मर्डर हुआ और इसको बज़रिया फ़ायर कत्ल किया गया है। पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि ये कौन है, ये किस तरह इसके साथ हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहीं पे एक टीम को बुलाया, मैंने एक टीम को सेफ सिटी के अंदर भिजवा दिया कि सेफ सिटी के CCTV उस कैमराज में देखें कि कहीं पर ये गाड़ी नज़र आती है, इस नंबर की गाड़ी आती है, कोई शख्स उसके अंदर नज़र आ जाए भी कौन बैठा हुआ है। उसके बाद दूसरी टीम जो मैंने रवाना की वो मैंने महल्ले में ही रवाना कर दी, इर्द गिर्द पूछने के लिए कि पता करें ये गाड़ी किसकी है, कोई किसी ने किसी को आते जाते देखा हो, क्योंकि अभी ये तकरीबन रात 11:30 का टाइम था। इसका अंगूठा भी कटा हुआ था? जी बिल्कुल, इसका अंगूठा जब उसको खोला उन्होंने तो वहाँ पे जब देखा कि बड़ी वो हैरानकुन बात थी कि उसका अंगूठा डेड बॉडी के साथ सिर्फ उसका अंगूठा नहीं था। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें क्राइम सीन से तो अपना वो तो सेफ सिटी से थोड़ी सी हेल्प मिल गई। उसके बाद यहाँ पे एक CCTV कैमरा था, जब उसको देखा हमने तो उसके अंदर से 3 गाड़ी के अंदर में से नौजवान निकलते हैं, एक का थोड़ा चेहरा विजिबल था, बाकी को 2 नहीं थे। तो फिर हमने पूछा लोगों से दाएं बाएं से कि ये कौन हो सकता है, थोड़ा सा क्लू मिला हमें कि ये फ़लाँ शख्स हो सकता है, अब आप उसको सर्च कर लें। फिर मैंने गाड़ी का जो नंबर था उसको मैंने लेके चला, तीसरी टीम मैंने रवाना की गाड़ी के नंबर पे इसके रजिस्ट्रेशन को चेक करें। जब उसकी रजिस्ट्रेशन को चेक किया गया तो पता चला कि यह गाड़ी फ़लाँ बंदे के पास है। तो करते करते इन शॉर्ट में आपको बताऊं कि वो सारी चीज़ें जब इकट्ठी होगी तो हमने जो हमारा सस्पेक्ट था
उस पर हमने फिर रेड 24 घंटे में उसको पकड़ लिया। हमने रेड किया, उसको अरेस्ट किया। वो सारी जो स्टोरी थी वन फोल्ड हो गई। फिर उसने बताया कि वो किस तरह इसको लेके आए थे, किस तरह इसको फायर मारे, किस तरह इसकी जो डेड बॉडी उसको पॉलीथीन के कागज़ में लपेटा और उसके शॉपर में लपेटा, बैग में लपेटा। उन्होंने एक ये एक्चुअली में जो तफ्तीश में बात, ये एक प्री प्लान चीज़ें थी। किराए पे मकान ले रखा था। गाड़ी जो है उन्होंने गाड़ी का 10 लाख रुपया भी पे किया हुआ था मरने वाले के अकाउंट से निकाल के। ये इन्होंने क्या किया कि उसको जब लेके आए हैं, इन्होंने रास्ते में आते हुए उसको फायर मारे हैं गाड़ी में। फिर उसकी लाश को लेके, अच्छा मर्डर गाड़ी के अंदर किया उन्होंने? गाड़ी के अंदर किया है। लाश को लेके ये किराए पे जो मकान लेके रखा था, ये वहाँ पे गए हैं, उसको जाके पॉलीथीन के बैग में डाला है। 32 गज़ रस्सी थी जिसके साथ इन्होंने उसको लपेटा है, बांधा अच्छी तरह। ये फिर उस डेड बॉडी को लेके मुख्तलिफ सड़कों पे शहर के अंदर, शहर के बाहर घूमते हैं। इनको कहीं प्रॉपर जगह नहीं मिली कहीं उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए। तो जब इनको नहीं कुछ जगह मिली तो फिर यहाँ पे आके उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी। यहाँ से ये फिर निकले। नाहक कत्ल था, बेगुनाह का कत्ल था। अब तमाम मुलज़िम गिरफ्तार हैं? जी बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये तफ्तीश मुकम्मल है उनकी? जी तफ्तीश मुकम्मल है। आला कत्ल बरामद है? जी आला कत्ल बरामद है। मुलज़मान पर रिमांड है। तो जब ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन उन्होंने बताया कि ये अंगूठा क्यों काटा है, तो उन्होंने कहा जिस दिन हमने इसको कत्ल किया उसके बाद हमने इसकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ से हमने इसके अकाउंट में से 2-2 लाख करके 10 लाख रुपया निकाला है। जब उसकी लिमिट ख़त्म होगी तो हमने सोचा कि नेक्स्ट भी पैसे निकालेंगे, तो हमने इसका अंगूठा काट के अपने पास रख लिया। जी, शेखुपुरा में वालिदैन के इकलौते बेटे को उसी के कज़न ने पैसों के लालच में आकर कत्ल कर दिया और लाश को एक गाड़ी की डिग्गी में फेंक कर फरार हो गए। ये वाक़या कैसे हुआ और पुलिस मुल्ज़मान तक कैसे पहुंची, इस बारे में DPO शेखुपुरा बिलाल ज़फ़र से पूछते हैं कि पुलिस ने मुल्ज़मान को कैसे ट्रेस किया और अब मुल्ज़मान ने तफ्तीश में क्या कहा। जी बिलाल साहब, ये बताएं कि ये जो वाक़या था, ये वालिदैन के इकलौते बेटे को कत्ल किया गया था, बड़ा ही होलनाक वाक़या था क्योंकि इसमें उन्होंने उसका अंगूठा भी काट दिया था। तो उसकी ज़रा तफसीलात बताएं, क्या वाक़या था और पुलिस मुल्ज़मान तक कैसे पहुँची? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा मैं समझता हूँ एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर की स्टोरी है। कहानी स्टार्ट इस तरह होती है कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक जगह एक गाड़ी पार्क हुई हुई है अकेले एरिया में। पुलिस जब वहाँ पे जाके गाड़ी को सर्च करती है तो उसकी डिग्गी से एक लाश मिलती है बोरी में बंद, और उस लाश का जो अंगूठा है वो अंगूठा कटा होता है। केस को बैक ट्रैक करना शुरू किया जाता है। हम फाइनली उसकी फैमिली तक पहुँचते हैं। जब उस बच्चे की फैमिली तक पहुँचते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि जिस दिन डेड बॉडी पुलिस को मिली उसी दिन सुबह 8 बजे के करीब जो मकतूल है जिसका नाम यासीन है, वो ले पालक बेटा था अपने वालिदैन का। एक्चुअली उसकी माँ ने अपने देवर से लेके उसे पाला था। वो तकरीबन सुबह 8 बजे के करीब अपने कज़न के साथ, अरीब जो उसकी खाला का बेटा था, और उसके 2 दोस्तों के साथ गाड़ी पे घर से निकला और उसके बाद वो घर वापस ना आया, बल्कि उसकी डेड बॉडी पुलिस को मिली। जब हमने इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो हमारे सामने कहानी कुछ इस तरह अनफोल्ड हुई कि जो मकतूल है यासीन, उसका जो हकीकी वालिद था, जो फैसलाबाद के रिहायशी था, उसके वफ़ात के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी थी इनहेरिटेंस की, वो तकरीबन 2 करोड़ 75 लाख मकतूल यासीन को ट्रांसफ़र हुई, उसके हिस्से में आई जो उसके बैंक अकाउंट में थी। मज़ीद यासीन ने अपने कज़न अरीब को तकरीबन 6 माह पहले 2 लाख रुपए का एक लोन दिया था और वो बार बार उससे पैसे वापस मांगने का तकाजा कर रहा था। अरीब ने अपने 2 दोस्तों के साथ ये प्लान बनाया कि एक तो वो जो 2 लाख उधार है उससे अपनी जान छुड़ाते हैं, दूसरा उन्होंने कहा कि 2 करोड़ 75 लाख जो इसके अकाउंट में आए हैं ये किसी तरह से हम उससे वहाँ से विड्रॉ करते हैं उसके अकाउंट से। इन्होंने यासीन को घर से 8 बजे सुबह गाड़ी में बिठाया और उसके बाद ये किराए के मकान में ले गए। वहाँ पे ले जाके इन्होंने उसे 4 जो हैं वो गन शॉट फायर्स मारे जिससे इसकी डेथ हो गई। उसके बाद उन्होंने यासीन को एक बोरी में लपेटा, उसका अंगूठा काटा, जिस अंगूठे के फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए वो उसकी मोबाइल ऐप पे उसका फिंगरप्रिंट लगा के तकरीबन 10 लाख रुपए उसके अकाउंट से उन्होंने ड्रॉ। यानी कि मुल्ज़मान ने मकतूल को उसको कत्ल करने के बाद उसका अंगूठा काटा और फिर उसके बायोमेट्रिक से उन्होंने मोबाइल ऐप से पैसे ट्रांसफ़र किए अपने अकाउंट में? जी, अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए और उसके बाद उन्होंने उसको गाड़ी की डिग्गी में डाल के एक साइड पे गाड़ी पार्क कर दी, ये सोच के कि अभी दिन का वक्त है, हम आइडेंटिफाई हो सकते हैं, रात को हम किसी टाइम पे
इस गाड़ी को ले जा के डेड बॉडी को किसी बिल्कुल आइसोलेटेड जगह पे डिस्पोज ऑफ कर देंगे। लेकिन क्योंकि नेचुरली पुलिस की एक वो विजिलेंट पेट्रोलिंग के ज़रिए पुलिस ने उस गाड़ी को पहले आइडेंटिफाई कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह इस केस को हमने विद इन 24 आवर सॉल्व किया। तो कितने मुल्ज़मान हैं इस वाक़े में? जी इसमें 3 मुल्ज़मान हैं। एक जो मकतूल है उसकी खाला का बेटा अरीब है, 2 उसके दोस्त हैं। जो हमारे इसमें एक्यूज़्ड हैं, जो हमारे कल्प्रिट्स हैं, वो टीनेजर्स हैं, उनकी तकरीबन 23-24 साल उनकी उम्र है। जो अरीब के 2 दोस्त इस कत्ल में शामिल हैं वो दोनों आइस एडिक्ट हैं, नशा करते हैं वो दोनों। मैं समझता हूँ इस हवाले से ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये बात भी सामने आती है। अच्छा बिलाल साहब, जब ये जिसकी डेड बॉडी मिली थी तब तो वो अननोन थी, तो क्या ये जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसके वर्सा की मुद्दई में दर्ज हुआ है या पुलिस मुद्दई बनी थी उसमें? नहीं, हमने जिस तरह मैंने आपको बताया कि विद इन 24 आवर्स में हमने केस सॉल्व कर लिया था। हमने बैक ट्रैक करके उसकी फैमिली तक पहुँचे और उसकी फैमिली की मुद्दईयत में FIR हमने दर्ज की। अच्छा, ये जो FIR थी ये नामजद थी? ये FIR नामजद FIR थी जी, बिल्कुल। उसमें कौन कौन नामजद? तीनों मुल्ज़मान नामजद थे या सिर्फ एक ही उसका खाला का बेटा नामजद था अरीब? जी तीनों मुल्ज़मान, क्योंकि हमने इस केस को इतनी अर्जेंट बेसिस पे हम एक्यूज़ तक पहुंच गए और कन्फेशन हो गया और उनसे जो आले ज़रर है वो बरामद हो गया कि वो फिर FIR में डायरेक्टली उन्हें नॉमिनेट कराया। तो जो पैसे उन्होंने ट्रांसफ़र थे क्या वो भी बरामद हो गए? जी 10 लाख रुपए उन्होंने ट्रांसफ़र किए थे, उस अकाउंट से अभी तक विड्रॉ किए थे 2 करोड़ 75 लाख में से। तो 10 के 10 लाख हमने। गाड़ी उनकी अपनी थी या उन्होंने रेंट पे ली थी? गाड़ी उन्होंने रेंट पे ली थी, बल्कि प्रॉबली वो इस गाड़ी को परचेज़ करने के प्रोसेस में थे, क्योंकि जो 10 लाख हमने रिकवर किया वो 10 लाख भी रिकवर हमने उस गाड़ी के ओनर से किया जिस बंदे ने इन्हें गाड़ी बेची थी, जिस गाड़ी से हमें डेड बॉडी उसकी फाइनली मिली थी। अब मुल्ज़मान का जो चालान है वो पेश हो गया, उनकी तफ्तीश मुकम्मल हो गई? जी इसकी तफ्तीश मुकम्मल है हमारी, हमने उन्हें चालान कर दिया है, उनकी गिरफ़्तारी जो है वो अमल में लाई जा चुकी है और हमारी तरफ से केस जो है वो रेडी फॉर ट्रायल। अच्छा, आपने जिस तरह जिक्र किया कि अरीब ने भी गोलियां मारी, उसके कज़न ने भी गोलियां मारी, तो क्या उसको कत्ल करने के लिए वेपन एक ही इस्तेमाल किया गया और क्या आले कत्ल बरामद हो चुका है? जी एक ही वेपन यूज़ हुआ, एक वेपन से 4 फायर किए गए जो उसकी बॉडी में लगे और आले कत्ल जो है वो बरामद हो चुका। तो फिर उसमें फिंगरप्रिंट्स को किस तरह मैनेज किया तीनों के? फिंगरप्रिंट्स जो वेपन के ऊपर वेपन पे फिंगरप्रिंट्स तो एक बंदे के थे वो तो नेचुरली हमने फिंगरप्रिंट तीनों के कलेक्ट करके वेपन जो है वो फोरेंसिक साइंस एजेंसी असेसमेंट के लिए भेज दिया है। वो तो जब PFSC की रिपोर्ट आएगी तो उसमें बात सामने आएगी कि वेपन किसकी, वो उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स मौजूद। उनका इंकशाफ भी है, उनका कन्फेशन भी? जी उनका कन्फेशन और इंकशाफ मौजूद है। एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद सरगोधा में पेश आने वाले एक ऐसे वाक़े की तफसीलात दिखाएंगे जहां सगे भाइयों ने अपनी सौतेली मां को लूट कर छूट का जाल बिछा दिया। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू जुर्मो सज़ा। अब बढ़ते हैं सरगोधा की तरफ, जहां 2 सगे भाइयों ने सौतेली मां को लूट कर डकैती का झूठा ड्रामा रचाया। मलिक मोहम्मद असगर की रिपोर्ट में जानेंगे कि पुलिस ने कैसे झूठे दावों को बेनकाब किया है। खून सफ़ेद हो गया, ये बातें अक्सर किताबों में और मुहावरों में तो सुनी जाती थी, लेकिन रिश्तों में खून सफ़ेद होना बहुत कम माशरे में देखा गया। अगर हुआ तो इंतहाई तकलीफ़ दह सूरत हाल में देखने में आया। इसी किस्म की एक मिसाल सरगोधा की तहसील शाहपुर में देखने में आई, जहां पर एक मुअम्मर खातून को उसके ही औलाद ने लूट लिया। वाक़या क्या बनाया कि घर में डकैती का खुद साख्ता ड्रामा बनाकर इस मुअम्मर खातून का तकरीबन 90 लाख रुपए मालियत का सोना लूट लिया और इस सारे वाक़े में बेटे ही डाकू बने। बेटों ने ही पुलिस को हेल्पलाइन पे कॉल की और बेटों ने ही आके पुलिस के साथ ये तमाशा बनाया कि हमारे घर में इंतहाई दीदा दिलेरी के साथ डाकुओं ने वारदात की है और हमारी जमा पूंजी लूट कर ले गए हैं। इस मुअम्मर खातून ने तकरीबन 31-32 तोला सोना जो था वो अपने घर रखा हुआ था और इस वारदात से सिर्फ 2 रोज़ कबल इन्हीं बच्चों ने, इसी की औलाद ने ये कहकर मंगवाया
के गिरदोनवाह में डकैती के वाक़यात हो रहे हैं, हम उसे हिफाजत के लिए अपने घर में ले आते हैं। जो ही वो सोना घर आया तो वो इन लोगों ने वारदात की। इस वारदात के हवाले से हम ना सिर्फ उस खातून से बात करेंगे बल्कि मुतलका थाने के SHO से भी बात करेंगे कि वारदात कैसे हुई, वारदात को ट्रेस कैसे किया गया। यकीनन एक बहुत बड़ा ड्रामा बनाया गया इस वाक़े को, पुलिस के लिए भी ये ड्रामा चैलेंज था। और कैसे मुमकिन है कि एक शख्स खुद ही डकैती करता है और ख़ुद ही 15 पे कॉल हेल्पलाइन के लिए करता है, खुद ही मुद्दई बन जाता है, और जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो वही लोग अपनी ही माँ का सोना लूट लेते हैं और ख़ुद ही डकैत निकलते हैं। नाज़रीन, पुलिस की तफ्तीश ने इस ड्रामे के तमाम किरदारों को बेनकाब कर दिया है। बेवा गुलाम फातिमा का एतमाद तोड़ने वाले बेटे आखिर क्यों इस हद तक गए, आइए जानते हैं गुलाम फातिमा की ज़बान। जी, हम आए हैं उस मुअम्मर खातून गुलाम फातिमा की तरफ जिसको उसकी औलाद ने ही लूट लिया था। उनसे बात करते हैं वाक़या क्या पेश आया। जी अम्मा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी, क्या वाक़या पेश आया, की वाक़या पेश आया जी? पेश आया, मैं तो रोंदी पिटेंदी रही हूँ, मन आखने डाकू पै गए। मैं रोंदी पिटेंदी पई से आपे पुलिस ही आ गई, उन्हें ही सदी हो जाई, मैं तो सदी ही कोई नहीं। अल्लाह पाक जिंदगी करे ने, एक DPO वे, एक अपना SHO वे, अल्लाह पाक ना दी जिंदगी उस करे। रात अम्मा जी वाक़या की पेश आया तुहाडे नाल? जी मैं कमरे बखरी सुती हुई हाँ, एक कमरे बखरे च पे होया। पहले आखे ने डाकू पे पाउंदे ने तो चाह लिया भी, एक दाड़े पहले चाह लिया, दूए दाड़े आप वाक़या कर लिया ने। भला बे ना दा जिन्ना मन ढूंढ दिता, मन तो मरहूम कीता ने, मेरे नाल 2 बेटे भी आनो ना नहीं मरहूम कीता ने। बड़ी मन तकलीफां दित्तियां ने जी, मन बहु आखा ते जलील कीता ने। ते वारदात तो बाद इन्हें तुहानू की आख्या कि की घर की वाक़या पेश आ गया? वाक़या ये पेश आया भाई, सारी आ गई पुलिस, सरगोर पुलिस ने भला होवे, उन्हें मन दिलासा भी दिता। उन्हें आख्या असीं ढूंढने तन अम्मा लभदे सां, तो मैं हौसले चाही अगे तो मैं रोंदी पिटेंदी पई आ। सो मन आखे ने कोई ले गया तो कोई ले गया तो कोई ले गया, पेटी तो कुंडा तोड़ लिया ने। पुलिस की कारकर्दगी ते की आखोगे? पुलिस तो मुतमईन हो? जी आ जी मुतमिन। किस तरह अल्लाह पाक मुतमईन हो? बड़ी जिंदगी करे सो ते सारा खुश रमनो। इन्हें मन ढूंढ दिता, इन्हें आख्या था असीं देने। ते इतना सोना तुसां कित्थों रखिया सी? जी ये ना दा जड़ा अब्बा आना हो ते दादा दो हो सोना ही बनवाते रहे, सारा मन पा के आना ने। अच्छा जी हाथ में नहीं बनवाया, मैं हाथ ना रखी। थोड़ा खानदानी सोना से पिछो सारा? जी हाँ, पता इतना मन ना जितना सोना ही। तो ये बात जिस वेले मेरा खामिद फौत होया ना, उस वेले दा बात मन पता चल गया। पर अल्लाह पाक जिंदगी करे ने, इन्हें मन बहु ढूंढ दिता, मन इतने दे भी ना पता। जिंदरा चढ़िया रहा ना, संदूकड़ी आई निकी जेडी। जी, आपने गुलाम फातिमा की बात भी सुनी। उनका कहना है कि मेरा ख़ानदानी सोना था यहाँ पर, और मुझे खुद भी इल्म नहीं था कि मेरे पास ख़ानदानी कितना सोना है। ये वाक़या ना सिर्फ रिश्तों के टूटने की दास्तान है, बल्कि इस बात की भी निशानदेही करता है कि लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। अपनी ही माँ का घर लूटने वाले मुल्जिमान इस मामले पर क्या कह रहे हैं, आप भी सुनिए। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं थाना शाहपुर सिटी सरगोदा में, और हमारे साथ मौजूद हैं सुतेली माँ का घर लूटने वाले ये बदबख्त लोग जिन्होंने अपनी माँ का घर भी नहीं छोड़ा। उनसे बात करते हैं कि वारदात का उन्हें ख्याल क्यों आया, क्या वो इस वारदात पे पशेमां भी हैं, शर्मिंदा भी हैं, जिन्होंने अपनी ही बूढ़ी माँ का घर लूट लिया था। हेलो, क्या नाम है आपका? जी नज़र हयात। नज़र हयात, आपको पता आपने क्या वारदात की है? जी पता, मैं तो गलती हो गई, मैं माँ तो मन बखश देवी सो जान, मैं तो बहुत गलती हो गई, मैं बिलादरी तो भी शर्मिंदा हो गया, मैं बिल्कुल कीता जी। मेरा ख्याल क्यों आया तो शैतान एक गाल है जी, मैं बहुत शर्मिंदा। अल्लाह पाक मैंने थाई घर कर छोड़े, इतना मैं शर्मिंदा हो गया, मैंने अल्लाह वास्ते बखश दिता। हाँ भाई, तेरा की नाम है? तुसी अपनी माँ के घर ही वारदात करती, की कहोगे? गलती हो गई जी, मेरा नाम मजहर है जी। मजहर थोड़ा नाम है जी। तुसी वारदात की, तो ख्याल नहीं आया कि तुसी की करन लगे हो? गलती हो गई जी। हुण शर्मिंदा हो अपनी सदा वास्ते? जी शर्मिंदा सन, खुदा इतना ही कर छोड़ सन माफ।
जी, आपने देखा कि अपनी वालदा ही के घर डकैती की वारदात करने वाले दोनों मुलज़मों का कहना है कि इस वाक़े पे वो शदीद शर्मिंदा भी हैं और वो कहते हैं कि अल्लाह पाक हमें यहीं गर्क कर दे। लेकिन ये काबिल अफसोस वाक़या है जो हमारी सोसाइटी के लिए भी काबिल रहम है और सोचने के काबिल। नाज़रीन, पुलिस ने इस केस को किस तरह हल किया और मुलजिमान से छुपाया गया सोना और नकदी किस तरह बरामद किया, SHO थाना शाहपुर सिटी असद बुआना ने इस हवाले से क्या बताया, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा, आपके थाने की हदूद में एक वाक़या पेश आया था डकैती का जी, तो उसकी क्या पेशरफ्त है, क्या वाक़या है, असल पस मंज़र क्या है और मुलज़मों की क्या सूरत हाल है? जी, अस्सलाम वालेकुम, आप आए, वेलकम आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16/12/24 को थाना शाहपुर सिटी के इलाका में कच्चा का इलाका है, उधर एक इतला मिलती है, मज़र नामी बंदे ने इतला दी कि हमारे साथ जो है 5 बंदे आए हैं और हमें घर में डकैती की वारदात की है और मुसल्लह थे। तो हमने फौरी रिस्पांस किया और DSP साहब भी मौके पहुँचे, मैं भी मौके पहुँचा, वहाँ जो हालात वाक़यात देखे, फौरी DPO साहब ने भी मॉनिटर करते हुए हमें कॉल की। DPO साहब ने कहा कि इसको क्लियर करें और इसको फौरी FIR में कन्वर्ट करें। तो एज़ पर पॉलिसी हमने इसको FIR में कन्वर्ट किया, मौके से इंटरोगेशन शुरू कर दी, माँ जी की कंडीशन देखी। 4 बंदे जो सस्पिशियस थे इस हवाले से हमको उनको ज़ेर हिरासत लेके इनसे इंटरोगेशन की। तो अल्लाह के फजल करम से जो हमारे लिए वाक़या क्या पेश आया, असल वाक़या तो बताएं, वाक़या बताएं क्या? इसका पस मंज़र ये था कि ये बुजुर्ग औरत जो है, इनकी वालदा है, 2 दिन पहले फ्रॉड से इन्होंने इधर मंगवाया कि घर रख देते हैं और इन्होंने ख़ुद ही रात को 9:30 बजे आके वारदात करके तो ये ले गए और कच्चे के इलाके, खुशाब के इलाके में इन्होंने जाके गड़ा खोद के दरिया के किनारे छुपा दिया और सुबह 5 बजे इन्होंने डकैती की कॉल चला दी। एक्चुअली ये नामरूम मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ FIR करवाना चाहते थे और सोना, एक बेवा माँ को सोने से महरूम करना चाहते थे और हड़प करना चाहते थे। इनका रिश्ता क्या आपस में बेवा माँ से? सुतेले बेटे? ये इनके सुतेले बेटे हैं और इनका जो इनकी सेकंड मदर है और इनके हस्बैंड फौत हो चुके हैं। तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से ये सोना बनाया हुआ था और माँ को ट्रैप करके इन्होंने मंगवाया और ख़ुद ही वारदात की। तो अब ताज़ा सूरत क्या है? इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या कोई मसरूक़ा सामान आपने बरामद किया, कोई मुलज़म गिरफ़्तार भी हुए? जी बिल्कुल, मुलज़म जो हैं वो गिरफ़्तार हैं और उनसे सोना जो है 31 तोले सोना बरामद भी कर लिया है और माँ जी ने जो सोना माँ जी का था पूरा सोना अल्हम्दुलिल्लाह बरामद हो चुका है और मुलज़मान से मज़ीद जो है तफ्तीश जारी हर हवाले से और मज़ीद इंकशाफ की तवक्को भी है। तो उन्होंने एक बाकायदा रेगुलर बेसिस पे एक वारदात का नमूना दे के इस बेवा माँ को महरूम करने की कोशिश की है। बज़ाहिर तो ये ब्लाइंड वाक़या पेश आता है, ब्लाइंड वाक़या है, तो बड़ी आपको स्ट्रगल करनी पड़ी होगी। तो किस तरह आपको पता चला कि ये भी मुलज़म हो सकते हैं? जी बिल्कुल, आपसे इसने काम किया? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो है ये चैलेंजिंग था हमारे लिए और DPO साहब ने फौरी मुझे कहा कि इसको बस फौरी क्लियर करो। तो हमने कोशिश की, मेहनत की, बेसिक अल्लाह का फ़ज़ल होता है। तो वाकई जब एक मुद्दई मुल्ज़म बने तो ये एक बड़ी चैलेंजिंग सी सिचुएशन होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको हैंडल किया और बेहतरीन हिकमत अमली और तफ्तीश के मामलात में इंशाल्लाह हमने इनको क्लियर करके इनसे वही सोना बरामद किया और इन्होंने बाकायदा बतलाया कि रात 9:30 बजे हमने ये वक़ूआ ख़ुद किया था और बाज़ाब्ता हम लोग आए मुसल्लह होके और इस तरह इन्होंने अपना वारदात की। अब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और चौंका देने वाली कहानी के साथ वापस आएंगे। आप हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मुल्तान में पेश आने वाले वाक़े ने सबको दंग कर दिया। MA इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर फिरोज़ा को उसके शौहर ने ही कत्ल कर दिया। क्या मुहर्रिकात थे और केस की तफ्तीश में क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं, बताएंगे इमरान चौधरी। जी इमरान। जी, मैं इस वक्त पुराना शुजाबाद रोड पर बिलाल चौक के साथ एन उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से प्रोफेसर फिरोज़ा जमील के कत्ल की कहानी का आगाज़ होता है। ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये स्पीड ब्रेकर था। इस स्पीड ब्रेकर के पास आकर जो फिरोज़ा जमील प्रोफेसर थी ख़वातीन कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर की, उनकी गाड़ी को यहाँ पर जिस वक्त वो स्पीड ब्रेकर से फिर थोड़ा सा आहिस्ता हुई तो एक शख्स जो था वो पीछे से आया और उसने मोटरसाइकिल पर आकर इनकी गाड़ी के पास आकर
4 फायर मारे, जिससे जो है वो फेरोज़ा नदीम मौके पर ही जाँ बहक हो गई। फेरोज़ा नदीम के साथ उनके शौहर फ्रंट सीट में बैठे हुए थे, जबकि जो छोटा बच्चा था वो भी जो है उनके शौहर की गोद में था, जबकि फेरोज़ा नदीम भी चंद माह की जो थी वो हामला थी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाए कि जिस जगह पे ये वक़ूआ हुआ, मुलजिम इतना शातिर और तेज़ और इतना बेखौफ था कि बिल्कुल जो घर फेरोज़ा जमील का जो घर था अपने वालदैन का, जहाँ पर उसने खाना खाया आखिरी मरतबा, ये सामने आपको वो घर भी नज़र आ रहा होगा। इस घर से सिर्फ चंद कदम के फासले पर ये वक़ूआ हुआ और मुलजिम ने बिल्कुल थोड़ा सा भी जो है वो खौफ का उसके अंदर अंसर नहीं था कि वो एक वक़ूए का मास्टर प्लानर है और बिल्कुल ये जो कत्ल की वारदात एक शूटर के ज़रिए उसने करवाई, वो बिल्कुल घर के सामने करवाई। और फिर जिस वक्त ये कत्ल की वारदात हुई और उसके बाद फौरी तौर के ऊपर जो हसीब था प्रोफेसर का शौहर, वो घर गया और उसने जाकर जो है इस वक़ूए की इतला दी और उसके बाद जो है वो बेहोश हो गया। अभी हम चलते हैं प्रोफेसर फेरोज़ा जमील के घर और उनके अहले खाना से बात करते हैं कि दोनों मियाँ बीवी के दरमियान क्या रिलेशन चल रहे थे, क्या जो हसीब फेरोज़ा का शौहर था वो दूसरी शादी करना चाह रहा था, कितने अरसे से वो उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा था कि वो और शादी करना चाह रहा है और उसको जिस वक्त शादी की इजाज़त नहीं मिली तो उसने ये इंतहाई कदम जो है वो उठाया। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश ने मामले का रुख ही बदल दिया। आइए मकतूला के भाई से सुनते हैं कि इस केस ने उनके ख़ानदान को कैसे मुतासिर किया है। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस वाक़े में कत्ल होने वाली प्रोफेसर फेरोज़ा जमील के घर। उनके भाई शोज़ब जमील हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोफेसर फेरोज़ा और उनके शौहर हसीब कादरी के जो है वो क्या मामला चल रहे थे, घर में उनके आपस में ताल्लुकात कैसे थे, वक़ूए वाले दिन वो इनके घर से निकली और फिर वो जो है वो इस वारदात का शिकार हो गई। तो ये सारा कुछ जानेंगे। अच्छा शोज़ब, ये बताइएगा कितने साल हो गए थे शादी को और उनकी जो फैमिली लाइफ है वो किस तरह से चल रही थी? जी वालेकुम अस्सलाम। जी, इनकी शादी को तकरीबन 5 साल हो चुके थे और एक नॉर्मल लाइफ वेल सेटल्ड ये गुजार रहे थे आपस में। घर के अंदर जो छोटी मोटी नोक झोंक होती है जो हर घर में होती है उस तरीके से इनकी चल रही थी आपस में, लेकिन वो हर घर में ही आपको पता है कि वो होती है। तो इसी तरह ये 13 तारीख को जुम्मे के दिन मुझे छुट्टी होती है तो मैं घर में था, तो इन्होंने दावत पे हमने इनको बुलाया। तो ये रात को 8 बजे हमारे घर दावत पे आए हैं और हंसी खुशी मेरे घर वाले सारे मौजूद थे यहाँ पे, उनसे मिली है, ये खाना खाया हमने इकट्ठे। खाना खाने के बाद तकरीबन 10:30 बजे के करीब ये घर से रवाना हुए हैं। तो हमारे घर से चंद कदम आगे 10-15 कदम आगे जाके एक स्पीड ब्रेकर है, वहाँ पे जाके ये वक़ूआ पेश आया जिसको डकैती के रूप में इन्होंने किया, जो कि एक नाहक कत्ल करवाया गया जिसके अंदर मेरा बहनोई भी मुलविस पाया गया। अच्छा, कितने बच्चे हैं? उस वक्त बच्चा भी साथ था? जी, उनके साथ उनका एक बेटा है अमार, उसका नाम है, 3.5 साल का, वो भी उनके साथ मौजूद था और एक बच्चा उनके पेट में भी मौजूद था। अच्छा, जिस वक्त वो लास्ट आपके घर खाना खाया उस वक्त आपके बहनोई रिलैक्स थे या आपको कुछ चेहरे से उनकी कोई परेशानी लग रही थी, क्योंकि वो इसका मास्टर प्लानर था, सारा कुछ शूटर भी उसी ने हायर किया था, तो उस वक्त कुछ था, कुछ लग रहा हो आपको कि वो रोज़ाना आपसे मिलने कभी कभार आता होगा कि उस दिन उसकी कुछ हरकत व सकनात थोड़ी डिफरेंट थी, कुछ चेहरे से परेशान था या कुछ इस तरह से, उसका रवैया कैसा था जब वो आपके पास आया? जी बिल्कुल, उसका रवैया उसने हमें महसूस ही नहीं होने दिया किसी भी तरीके से। जिस तरह पहले वो नॉर्मली तरीके से हमारे साथ बातें करता था और मिलता जुलता, जिस तरह बंदे को एक अंदाज़ा हो जाता है ना, उसने हमें अंदाज़ा ही नहीं होने दिया कि इसके दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा है और वो क्या क़यामत आगे बर्पा करने वाला है। अच्छा, जिस वक्त ये वक़ूआ हुआ फौरी तौर पर आपको इत्तला मिली, आपके बिल्कुल घर के साथ है, आप लोग भी मौके पे गए, तो कोई आप लोगों के जहन में कोई थोड़ा सा भी शायबा आया कि यार इसमें हमारा बहनोई मुलविस हो सकता है, कि आप इसको बिल्कुल डकैती ही समझ रहे थे, आपको बिल्कुल कोई जो है वो शक नहीं था? जी बिल्कुल, हमने तो इसको बिल्कुल डकैती समझा था, लेकिन हमारी पुलिस ने इसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा किया और मुलज़मान को जौन सा है वो ट्रेस करके तो उनको अपनी तहवील में लिया।
जी ये आपने शोज़ब की बात सुनी। मुलजिम जो इसका मास्टर प्लानर था हसीब, वो बहुत ज़्यादा शातिर था। जिस वक्त ये वक़ूआ हुआ, हम भी इसकी रिपोर्टिंग के लिए जब मौके पर पहुँचे तो हमने जो है वो हसीब से बात की। जिस तरह से ये शातिर मुलजिम रो रहा था मगरमच्छ के आंसुओं के साथ, लग नहीं रहा था कि यही मुलजिम होगा। हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है और हम आपको जो उसने हमसे वक़ूए वाले दिन गुफ्तगू की, हम आपको जो है पहले वो सुनवाएंगे और फिर उसके बाद हम चलेंगे पुलिस के पास। हम घर से निकले हैं जैसे ही ना, बाहर रोड पे ही हम कि घर के बिल्कुल साथ ही पहुंचे तो वहीं पे वो आया तो उन्होंने पीछे से पर्स मांगा, तो वो पर्स नीचे गिरा तो जैसे वो थोड़ा झुकने लगे उसने फायर मार दिए। नाज़रीन, कत्ल के बाद शौहर का राज कैसे फाश हुआ और पुलिस ने इस पर शिकंजा किस तरह कसा, आइए पुलिस की तहकीकात पर नजर डालते हैं। प्रोफेसर फिरोज़ा के कत्ल की वारदात को डकैती का रंग दिया गया। मुलजिम जो उसका शौहर था इंतहाई शातिर था, उसने पुलिस को फ्लर्ट करने के लिए कत्ल की वारदात को डकैती का रंग दिया और इस तरह की वारदात को ट्रेस करना पुलिस के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं था। जिस वक्त तमाम इस वारदात के बाद अफसरान मौके पर पहुँचे और मामले की हसासियत को देखते हुए CPO मुल्तान सादिक अली डोगर ने इंचार्ज कैंट CIA डिवीज़न मलिक मुनीर को यह टास्क सौंपा कि वो जल्द अज जल्द इस वारदात को जो है वो ट्रेस करें। इस वक्त इंचार्ज CIA डिवीज़न कैंट मलिक मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये केस ट्रेस किया। इनसे हम पूछेंगे, सबसे पहले तो मलिक साहब ये बताएं कि ये एक कत्ल की वारदात थी, बाकायदा प्लानिंग के साथ की गई। जब आप मौके पर गए तो आपको इतला डकैती की दी गई थी, तो जाकर वहाँ पर जब आपने तफ्तीश की तो आपको फौरी तौर के ऊपर क्या लगा, ये वारदात डकैती की लगी या फौरी तौर पर ही आपको कुछ तरह कुछ चीज़ नज़र आई कि ये वारदात डकैती की नहीं है, समथिंग इज़ रॉन्ग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया चौधरी साहब। ये जिस वक्त कॉल मसूल हुई है तो उस वक्त SSP साहब ऑपरेशन की कॉल आती है कि फौरी तौर पर मौके पर पहुँचे। मैं अपनी टीम के हमरा फौरी तौर पर मौके पर पहुँच गया था। वहाँ पर जो हालात व वाक़यात देखे थे, हालात व वाक़यात से ये लग रहा था कि भी ये मर्डर है, क्योंकि हम फौरी तौर पर मौके के अगर फ़र्ज़ करो डकैती होती, डकैती में ये होता है कि भाई जो डकैत होता है या राबर होता है वो अपने आप को बचाने के लिए आगे से अगर मुज़ाहमत हो तो वो एक आधा फैर मार देता है, लेकिन वो उस खातून को 4 फैर लगे हुए थे। तो ये तो हम कन्फर्म कर रहे थे कि भी अपना ये कत्ल की वारदात है, टारगेट किलिंग है। तो उसके बाद हमने ये देखना था कि भी ये वारदात किसने की है, तो उसके लिए हमने वो वहाँ पर गली में मौजूद CCTV कैमराज थे उनको चेक किया। दूसरों को हमें 2 घंटों के बाद पता चल गया था कि भाई ये सारा मामला एक टारगेट किलर है, उसने किया है। तो हमने उसका सारा रूट उठाया, उसको चेक किया, तो फिर हम मंजिल मकसूद तक पहुंच गए। सबसे क्या क्लू ऐसा इस केस में मिला कि जो आप ये समझते हैं कि इस केस को ट्रेस करने में बुनियादी हैसियत रखता है? इसमें सर मेन वजह थी अपना, जिस वक्त हमने CCTV फुटेज उठाई तो एक जगह पे ये फायर जो किलर था वो डंप हो गया था, वो हमें आगे कोई क्लू नहीं मिल रहा था। इससे हमें ये कंफर्म हो गया था कि ये किलर बाहर से नहीं आया, उधर से आया। फिर हमने मकामी सोर्स इस्तेमाल किया, मकामी सोर्स के ज़रिए हमें एक पता चला कि भाई एक बंदा है जो सवाबी का रहने वाला है, तो वो वहाँ है। तो हमने उसको चेक किया, जिस वक्त चेक किया पहले तो वो नहीं मान रहा था, लेकिन उसके शूज़ के ज़रिए हमें क्लू मिला। जो CCTV फुटेज में एक शूज़ अलग किस्म के उसने पहने हुए थे, वही शूज़ उसने पहने हुए थे। जिस वक्त हमने उसको किया और उसकी कैप थी, कैप के ज़रिए भी हमने टैली किया, दोनों चीज़ें टैली की। उसके बाद इंटेरोगेशन के बाद वो मान गया था। अच्छा, शूटर को कितने पैसे दिए जो मुलजिम हसीब था, जो प्रोफेसर फिरोज़ा का शौहर था, उसके मुतालिक बताएं। फिरोज़ा के साथ अपना शादी हुई थी 2020 में। उससे पहले ये अबीरा नाम की लड़की थी, उसके साथ ये मोहब्बत करता था। तो इसने अबीरा ने फ़ोर्स किया इसको कि भी अपना तो उससे तलाक ये ले या अलहदगी इख्तियार कर, तो वो मैं फिर उससे शादी तो तुमसे शादी करूँगी। तो ये इनका सिलसिला पहले चलता रहा, 3-4 साल तक चलता रहा। लेकिन अब अबीरा ने ज़्यादा फोर्स करना शुरू कर दिया था कि भी अपना मुझे अपना हर सूरत में कहे, क्योंकि उसकी आगे मंगनी हो गई थी। तो अब ये उसको तलाक भी नहीं दे सकता था, क्योंकि वो अपना हामला थी, 2 माह की हामला थी। तो उसके लिए तो इसने शॉर्टकट यही इख्तियार किया कि इसको मरवा देते हैं। पहले उसने एक अपना टारगेट किलर और हायर किया था,
लेकिन वो टारगेट किलर उसके 12 लाख रुपए लेकर भाग गया था। यानी कि जो पहला टारगेट किलर था वो 12 लाख लेके फरार हो गया, फिर ये दूसरा शूटर उसने हायर किया। ये उसने दूसरा शूटर हायर किया। इसमें कितने में इसकी डील हुई? इसमें इसकी 15 लाख रुपए में डील हुई थी। 2 लाख रुपए उसने, जो टारगेट किलर था, उसने कहा था कि मैं 2 लाख रुपए में का सामान या दूसरी चीज़ें वगैरह वो करूँगा, यानी टोटल 17 लाख में इसकी हुई थी। अच्छा, ये जो शूटर था जिसने ये वारदात की, उसका बैकग्राउंड क्या था? वो पहले भी इस तरह की वारदातों में कोई मुलव्वस रहा है? शूटर का बैकग्राउंड, ये बेसिकली सवाबी का रहने वाला है, इस्लामाबाद में पढ़ता रहा है ये। उसका बैकग्राउंड इस तरह का कोई वारदातों का नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखा नौजवान है। ये अपना सेकंड ईयर क्लियर है, इसकी FSC की हुई है इसने। और इसकी एज कितनी है शूटर की? एज इसकी 20-22 साल होगी इसकी एज। अच्छा, इस मुलजिम हसीब का शूटर के साथ राब्ता किस तरह से हुआ? ये हसीब का एक दोस्त है, ये बैंक में जाता था। ये अपना बेसिकली हसीब है, अपना ठेकेदार है हॉस्पिटल्स का, वहाँ पे उनको इंस्ट्रूमेंट वगैरह, दवाइयाँ वगैरह, जो दूसरे आलात वगैरह देते हैं। तो इसका बैंक में अकाउंट था, एक प्राइवेट निजी बैंक है। वो निजी बैंक का एक कैशियर था अबू बकर नाम का। अबू बकर से इससे रब्ता था, उसने उसकी अपनी परेशानी का जिक्र किया। पहले भी टारगेट किलर से अबू बकर ने रब्ता कराया था, लेकिन वो पैसे लेकर भाग गया था। तो अबू बकर ने फिर, ये दूसरा उसका कज़न है, ये अबू बकर का कज़न है जो अपना टारगेट किलर दूसरा है, उस अपना जुहैब नाम, अपना अरबाज नाम का जो टारगेट किलर है, वो उसका कज़न है, उसको हायर किया था। अभी इस सारे केस में आप लोगों ने टोटल कितने मुलजमान गिरफ्तार किए? हमने 4 मुलजमान गिरफ्तार। इसमें अबीरा भी शामिल है? अबीरा भी शामिल है। अच्छा, अबीरा को भी आप बीच में मुकदमे में चलान करेंगे, क्योंकि कॉज ऑफ इस सारे वाक़े की तो बुनियादी तो वही थी। अभी उसका देख रहे हैं कि भी वो कितना फोर्स किया है, वो जो एविडेंस हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं, उस एविडेंस के मुताबिक वजह अनाज तो वही है ना, उसने फोर्स उसको जुहैब को उसने नहीं किया। अच्छा, इस वाक़े में पहले जब इतला मिली, मुद्दई जो है वो मुलजिम हसीब को बना दिया गया। आप थोड़ा सा कानूनी तौर पर ये बताएं कि अब जो मुद्दई था वो मुलजिम बन गया, अब इस वाक़े का मुद्दई आपने किसको बनाया? मुद्दई अब उसका भाई बना है। शुरू में जिस वक्त सिचुएशन थी, हमने उसके वालिदैन, लड़की के वालिदैन से भी बात की थी, लेकिन वो कोई भी इस पर शक करने के लिए राज़ी नहीं था। तो हमने उसके वालिद को भी कहा था। बड़ा मुश्किल हुआ होगा कि एक मुद्दई को, और जो शौहर भी हो मकतूला का, उसको ये कहना कि जी ये मुलजिम है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल तो होगा। हमें जो पहले दिन हालात व वाक़यात थे, मुद्दई ने ड्रामा किया, वो जो उसका शौहर है उसने ड्रामा किया था। ये इधर से गया हॉस्पिटल हो सकता 3-4 घंटे बेहोश रहा। उसी वक्त भी अफसरान बाला के नोटिस में दे दिया था कि भाई ये मुलजिम है 100%। हो सकता, हमने डॉक्टर साहब से बात की थी, वो उसने कहा इसको कोई बेहोशी नहीं है, ये ड्रामा किया हुआ है। हमने पहले दिन ही क्लियर कर लिया था कि ये मुलजिम है, लेकिन हम वो टारगेट किलर जो है ना, वो अपना मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने पहले टारगेट किलर पर काम किया, उसको पहले अरेस्ट किया, उसके बाद फिर वापसी रिटर्न हुए। जराइम की बढ़ती हुई वारदातें मुआशरे के लिए एक संगीन चैलेंज बन चुकी है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ चौकन्ना रहें, बल्कि इनके खिलाफ आवाज़ भी उठाएं, मुतासरीन के हक में खड़े हों और कानून के निफाज में अपना अपना किरदार अदा करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।